गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, भारत की भू आकृति से संबंधित जो प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज मैंने स्टार्ट करी थी, उसमें आज अंतिम रूप देने के लिए लास्ट वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, इसमें बताए गए प्रश्न आपके लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में काम आ जाएंगे, चाहे वो भारतीय स्तर का हो या राजस्थान लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का, किसी भी एग्जाम में आपके बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और अब मैं शुरू करता हूं आज का वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दोस्तों, तो अगर उस बंदरगाह की बात करूं तो वो बंदरगाह है बम्बई। कौन सा बंदरगाह है? बम्बई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि भारत में जो भी विदेशों से सामान मंगवाया जाता है, यूरोप से आए चाहे अमेरिका से आए, वो सारा का सारा बंदरगाह जो कि अरब सागर में स्थित है, वो बम्बई से आता है। ठीक है। इसके बाद भारत का सबसे सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है गंगावरम बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है गंगावरम, जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं दोस्तों संपूर्ण भारत के बंदरगाहों की बात करूं तो संपूर्ण भारत के बंदरगाह इस प्रकार याद करवा सकता हूं। दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले अगर यहाँ गुजरात की बॉर्डर बताऊं तो यहाँ पर कांडला बंदरगाह है। दोस्तों, कांडला बंदरगाह है। उसके बाद में महाराष्ट्र में बात करूँ तो महाराष्ट्र में मुंबई है। उसके बाद में अगर मैं आपके मुंबई है। उसके बाद में अगर गोवा की बात करूं तो गोवा में हमारा मारम गोवा बंदरगाह है, मारम गोवा। उसके बाद में कर्नाटका की बात करूं तो कर्नाटका में मंगलुरु है। दोस्तों, कर्नाटका में कौन सा है? मंगलुरु। केरल की बात करूं तो केरल में है कोची बंदरगाह। कौन सा है? कोची। उसके बाद में तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु में हमारा बंदरगाह है। दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर हमारा बंदरगाह है एक, जिसका नाम है तूतीकोरिन एराविकुलम। दो है यहाँ पे, एक तूतीकोरिन है, एक एराविकुलम है। उसके बाद में बताऊं आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में हमारा विशाखापट्टनम और एक गंगावरम जो बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, वो है आंध्र प्रदेश में। ओडिशा में पारादीप है, ओडिशा के अंदर पारादीप है दोस्तों। और पश्चिम बंगाल के अंदर हल्दिया बंदरगाह है या फिर कोलकाता बंदरगाह स्थित है। इसके बाद में आगे बढ़ूँ दोस्तों तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, विश्व की सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? दुनिया के सबसे ज़्यादा डाकघर दोस्तों इंडिया में है। इस प्रश्न को भी याद रख लेना, ये आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण फैक्ट है। उसके बाद में अगर आगे बताऊं तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा भारत का सबसे लंबा है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रेलवे प्लेटफॉर्म भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, गोरखपुर से ही हमारे उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ वर्तमान मुख्यमंत्री है, वो पहले सांसद हुआ करते थे। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। दोस्तों, 1964 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1964-65 में, उस वक्त से ये रेलगाड़ी बंद पड़ी थी। लेकिन जैसे ही मोदी जी आते हैं 2014 में, उसके बाद में समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच में वापस से स्टार्ट होती है। इसके बाद में अगर आगे बढ़ूँ दोस्तों तो कोंकण रेलवे, आपके ये जो रेलवे संबंधी प्रश्न हैं, ये आपके ग्रुप डी जो एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसके बाद में बात करूं तो कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कोंकण रेल मार्ग पश्चिम घाट से होकर गुजरता है। कहां से गुजरता है दोस्तों? पश्चिम घाट। आपको मैंने बताया था कि जो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट में जो घाट है, यहाँ पर जो छोटे छोटे समुद्र तटीय मैदान है, उनका नाम अलग अलग है। तो कोंकण जो है गुजरात से लेकर के गोवा तक का क्षेत्र है, उसी कोंकण तट कहते हैं। कोंकण के बाद में आता है हमारा कन्नड़ तट गोवा से लेकर कर्नाटक तक है। उसके बाद में आता है हमारा मालाबार तट केरल तक है। और इसके बाद में कोरोंड तट की बात करूं तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद में ओडिशा और बंगाल की बात करूं तो यहाँ पर उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट है। दोस्तों, इस प्रकार ये सारे तट आप याद कर सकते हो। तो कोंकण रेल किस तट पर होगी? पश्चिम घाट में होगी। उसके बाद में अगर आगे बढ़ूँ तो कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता हल्दिया बंदरगाह भारतीय जो समुद्रिक व्यापार है उसका पूर्वी द्वार कहलाता है दोस्तों। उसके बाद डोल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? डोल्फिन नोज नामक जो चट्टान है उसके पीछे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है। डोल्फिन नोज नामक जो चट्टान है उसके पीछे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का बंदरगाह। दोस्तों, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है। उसके बाद मैं आगे बढ़ूं तो नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों,
सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू को जोड़ती है। सेतु समुद्र परियोजना किसको? मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू को जोड़ती है। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू को जोड़ती है दोस्तों। मन्नार की खाड़ी बताऊं आपको अगर मैप में, तो मन्नार की खाड़ी यहाँ पर है दोस्तों। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी तो भारत के दक्षिण में स्थित है, जबकि पाक जलडमरू कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच में जो सीमा रेखा का निर्धारण करता है उसे पाक जलडमरू कहा जाता है। छोटे सा जो जलीय सीमा का निर्धारण होता है वो पाक जलडमरू कहलाता है। मन्नार की खाड़ी और श्रीलंका को अलग करती है कौन? पाक जलडमरू। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो इसके आगे है दोस्तों, भारत में कौन सा बंदरगाह है? ज्वारीय है। भारत का जो कांडला बंदरगाह है ये एक ज्वारीय बंदरगाह दोस्तों। आपको विदित होगा कि पश्चिम घाट की ओर बहने वाली कुछ नदियां हैं, जिसमें प्रमुखतः दो नदियां हैं, एक है नर्मदा, एक है ताप्ती। ये नदियां क्या करती है? जैसे ही अपना पानी समुद्र में छोड़ती है, अरब सागर में छोड़ती है, वहां पर डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि दोस्तों ये भ्रंश घाटी से होकर निकलती है, इसलिए वहां पर जवाहर नदमुख बनाती है। डेल्टा पूर्व में बहने वाली नदियां बनाती है, पश्चिम में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती, जवाहर नदमुख बनाती है। और भारत का एकमात्र कांडला बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है। उसके बाद में अगर आगे बताऊं तो आगे दोस्तों, भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ हुई? भारत में सार्वजनिक डाक सेवा 1837 में प्रारंभ हुई थी दोस्तों। 1837 में एलनबरो के वक्त भारत में सार्वजनिक डाक सेवा प्रारंभ हुई। भारत में प्रथम रेलवे 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई? वर्तमान डाक विभाग की स्थापना अक्टूबर 1854 में हुई थी दोस्तों। अगर डाक विभाग की स्थापना पूछे आपको तो 1854 में हुई थी, जबकि अगर डाक सेवा की सार्वजनिक डाक सेवा का संचालन 1837 में हुआ था। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो नेक्स्ट स्लाइड पे है, भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में शुरू हुआ? भारत में प्रथम डाक टिकट दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के वक्त शुरू हुआ था, क्योंकि भारत में डाक विभाग भी लॉर्ड डलहौजी के वक्त 1854 में ही शुरू हुआ था। जबकि भारत में सार्वजनिक डाक सेवा 1837 में शुरू हुई थी दोस्तों, लेकिन उसमें भारत में जो डाक टिकट था वो जारी नहीं हुआ था उस वक्त सिर्फ डाक सेवा स्टार्ट हुई थी, सार्वजनिक डाक सेवा। और डाक टिकट कब हुआ जारी? 1854 में लॉर्ड डलहौजी के वक्त हुआ। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भारत का? यूपी सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों। अगर 5 राज्य याद कराऊं तो एक छोटी सी ट्रिक है, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। उ यानी उत्तर प्रदेश, मा यानी महाराष्ट्र, बिहारी यानी बिहार के प्यार में यानी पश्चिम बंगाल, और अंधी हो गई यानी आंध्र प्रदेश। ये एक ट्रिक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश भारत के टॉप मोस्ट जनसंख्या वाले राज्य हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे बढ़ूँ दोस्तों तो नेक्स्ट स्लाइड है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अगर भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात करूँ तो वो सिक्किम। भारत का प्रथम जैविक राज्य सिक्किम। भारत में 1975 में कौन सा राज्य मिला था? सिक्किम। आज़ादी के बाद कौन सा राज्य भारत में शामिल न होकर के एक चौग्याल का राज्य चलता था? वो था सिक्किम। और भारत में सिक्किम के अंदर ही एक मिश्रित विश्व हेरिटेज साइट स्थित है दोस्तों। कंचनजंगा जो हेरिटेज साइट है, कंचनजंगा जो पर्वत के आसपास बायोडाइवर्सिटी का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है मिश्रित हेरिटेज साइट। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक क्षेत्रफल राज्य 1 नवंबर 2000 में जब से एमपी राज्य से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, यूके जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, और झारखंड जो कि बिहार से अलग हुआ था, उसके बाद से ही राजस्थान भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य बन चुका है। राजस्थान में भारत का लगभग 10.41% क्षेत्र है। 10.41% क्षेत्र राजस्थान के पास में है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल राज्य, सबसे छोटा राज्य गोवा है दोस्तों। और गोवा में ही पर कैपिटा इनकम सर्वाधिक है दोस्तों। और गोवा एक ऐसा राज्य था जिसको आज़ादी के लगभग 11 वर्ष बाद 1961 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया था। यहाँ पर शुरू से लेकर एंड तक पुर्तगालियों का अधिशासन हुआ करता था। अब सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे साक्षरता वाला राज्य आपका केरल होगा दोस्तों। केरल की साक्षरता लगभग 94% है दोस्तों। यहाँ पर महिला साक्षरता भी लगभग 92-93% के आसपास है। और लिंग अनुपात भी केरल का सर्वाधिक था 2011 में। और यहाँ का लिंग अनुपात 1000 से भी अधिक था, 1003 के आसपास था यहाँ का लिंग अनुपात। उसके बाद में बात करूँ नेक्स्ट स्लाइड पे आऊँगा तो यहाँ पर है सबसे कम साक्षरता वाले राज्य कौन सा है दोस्तों? तो सबसे कम साक्षरता हमारे बिहार राज्य की है।
बिहार राज्य की है दोस्तों सबसे कम साक्षरता, और लिंग अनुपात भी सबसे कम बिहार का ही है दोस्तों। उसके बाद मैं आगे बढ़ूं तो नेक्स्ट स्लाइड है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बिहार हो गया। उसके बाद मैं आगे बढ़ूं दोस्तों तो इस यहाँ पर है सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। दिल्ली से भी ज़्यादा साक्षरता है लक्षद्वीप की, याद रखना। इसके अलावा आपके क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है कि भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता सर्वाधिक है, तो दोस्तों दिल्ली की नहीं है, उसकी जगह लक्षद्वीप की सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत है। साक्षरता का मतलब ये होता है भारत के हिसाब से देखिए तो जहाँ के 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग पढ़े लिखे होते हैं उसको साक्षरता कहा जाता है। और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की सर्वाधिक साक्षरता है। राज्य की बात करूँ तो केरल की सर्वाधिक साक्षरता है। सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा है दोस्तों, और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार था। सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा का है। हरियाणा की पानीपत से ही 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य मैंने पहले आपको बता दिया केरल है दोस्तों। इसके बाद मैं आगे बढ़ूं तो नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पर सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन की मिसप्रिंट है, यहाँ पे सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य होगा, सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा होगा, आपको विदित होगा कि सर्वाधिक जनघनत्व भारत में किस राज्य का है दोस्तों, तो सर्वाधिक जनघनत्व भारत में दोस्तों बिहार राज्य का है। सर्वाधिक जनघनत्व 1100 के समथिंग है, बिहार राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व है। और अगर सबसे कम जनघनत्व की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश राज्य का सबसे कम जनघनत्व है दोस्तों। अरुणाचल का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे कम जनघनत्व है, जबकि बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व है भारत में दोस्तों। सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है दोस्तों, ये आपको याद रहेगा। सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में सबसे कम लोग निवास करते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर तेलंगाना राज्य कब बना था, तो तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को बना था दोस्तों। जैसे ही मोदी सरकार आती है 2014 में आते ही तेलंगाना राज्य का गठन कर देती है। उसके अलावा गुजरात व महाराष्ट्र का राज्य कब बने थे, गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई 1960 को बने थे, 1 मई 1960 को बने थे। उसके बाद आगे बढ़ूं तो आगे लिखा हुआ है हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना। हरियाणा और पंजाब 1 नवंबर 1966 को नया राज्य बनते हैं। कब बनते हैं दोस्तों, 1 नवंबर 1966 को। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ, सिक्किम राज्य का गठन 16 मई 1975 को होता है। 16 मई 1975 को होता है 34वें और 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। अमेंडमेंट 34 और 35, 34वें और 35वां जो संविधान 35वां और 36वां संविधान संशोधन सिक्किम राज्य से संबंधित है। 35वां और 36वां अमेंडमेंट दोनों संविधान संशोधन सिक्किम राज्य से संबंध रखते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ूँ दोस्तों तो गोवा राज्य का गठन कब हुआ, तो गोवा राज्य का गठन हुआ था 30 मई 1987 को। कब हुआ था गोवा राज्य गठन, 30 मई 1987 को। गोवा भारत में कब शामिल हुआ, 1961 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा गोवा को भारत में शामिल किया गया। लेकिन उस वक्त वो राज्य नहीं था, उस वक्त उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और बाद में 30 मई 1987 को गोवा को भारत का एक राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ, तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को एमपी से अलग करके किया गया। और 2000 तक एमपी भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य था। उत्तराखंड राज्य का निर्माण ये भी 9 नवंबर 2000 को हुआ था दोस्तों। 1 नवंबर को कर दिया गया, 9 नवंबर को इसका गठन हो जाता है फाइनली। और ये यूपी से अलग हुआ था। याद रखना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि उत्तराखंड राज्य किससे अलग होके बना है, तो ये यूपी से अलग होके बना है। उसके बाद में कुछ प्रश्न है महत्वपूर्ण कि झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ, तो झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ था। और इसको बिहार से अलग किया गया था। कहाँ से अलग किया गया दोस्तों, बिहार से अलग किया गया। इस प्रकार का प्रश्न आया हुआ कंपटीशन में, इसलिए इनको याद कर लेना। मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ, तो मेघालय राज्य का निर्माण 1970 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1970 में। मेघालय और मिजोरम राज्य 1970 में असम से अलग करके बनाए गए थे। और मेघालय में एक जगह मसीनराम जो कि भारत में सर्वाधिक वर्षा के लिए जाना जाता है,
हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन 1971 में हुआ है। और ये हरियाणा पंजाब जो राज्य था पहले बड़ा था, हरियाणा पंजाब की पंजाबवासी और हिंदी भाषी को अलग करके हिमाचल राज्य 1971 में बनाया गया था। और ये शायद दूसरा या तीसरा राज्य था जो कि भाषा के आधार बनाया गया था। हिंदी भाषियों को अलग करके हिमाचल प्रदेश 1971 में बनाया गया। उसके बाद में आता है आपका मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश राज्यों का निर्माण कब हुआ? मिजोरम दोनों 1987 बने थे, ये 1987 बनते हैं। गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तीनों को राज्य, पहले अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों ही क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे। जब मेघालय राज्य 1970 में बनाया गया था, उस वक्त मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित बनाए गए। और केंद्र शासित प्रदेश जो तीन थे, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश नहीं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इनको 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके अलावा नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका गठन 1963 में होता है, 1 दिसंबर 1963। दोस्तों यहाँ पर पहले ये नागालैंड में जो नागा जनजाति थी वो अलग राज्य, अलग देश रखना चाहती थी, लेकिन 1963 में इसने भारत में मिलाते हुए इसको एक पूर्ण राज्य का, पहले इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। भारत और म्यांमार की बॉर्डर पर स्थित है। और ये इसको नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। उसके बाद में आगे देखें तो नेक्स्ट स्लाइड पर है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड का है, वहाँ पर मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय पूर्व राज्य का दर्जा कब मिला? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये सबको 1972 में, 1 जनवरी 1972 में तीनों को एक साथ राज्य बनाए गए। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा आप ऐसे भी याद कर सकते हो, MMT, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों राज्य 1972 में बने थे। और उस वक्त अरुणाचल को और मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जिनको मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और गोवा तीनों को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसके बाद में कोया जनजाति किस राज्य में संबंधित है? कोया जनजाति आंध्र प्रदेश से वेरी मस्ट है दोस्तों। एक कोया जनजाति है जिसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। एक तमिलनाडु की जनजाति है जो कि एक तमिलनाडु में जनजाति निवास करती है, एक अंडमान में सेंटवी जनजाति निवास करती है। इस प्रकार दोस्तों जनजातियों के लिए एक अलग से वीडियो लाया जाएगा कभी। इसके अलावा मिजो जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो ये मिजोरम में निवास करेगी। इसके अलावा पनियान का इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो पनियान और इरुल जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। जो मैंने पहले बोल रहा था कि तमिलनाडु में कुछ जनजातियां हैं, तो पनियान और इरुल जनजातियां तमिलनाडु में निवास करती है। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ू तो नेक्स्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे कि आवो जनजाति किस राज्य में निवास करती है? आवो जनजाति असम राज्य में निवास करती है। टोडा जनजाति जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों तमिलनाडु में निवास करती है दोस्तों, तमिल, केरला और कर्नाटक में फैली हुई है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और ये एकमात्र जनजाति है जहां पर महिलाओं के द्वारा भेष पालन किया जाता है, टोडा जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति है। और गोंड कहाँ मिलेंगे आपको? MP, मध्य प्रदेश में मिलेंगे। उसके बाद में आगे बढ़े तो आगे नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों, यहाँ पर है सेम्पिन नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? सेम्पिन दोस्तों ये मिलती है आपको अंडमान निकोबार में। और सेम्पिन जनजाति हाल ही में सुर्खियों में रहा था क्योंकि वर्ष भर पहले यहाँ पर 2 अंग्रेज घूमने गए थे और उन अंग्रेजों को इन्होंने विदेशी समझ करके उनको मार दिया दोस्तों। उसके बाद में सेम्पिन जनजाति जो कि सेम्पिन जनजाति नहीं थी, सेंटविज थी दोस्तों। सेम्पिन जनजाति भी कहाँ निवास करती है? अंडमान में। इसके अलावा बरली और डोडिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो दादर नागर हवेली में बरली और डोडिया जनजाति निवास करती है। ये जनजाति संबंधी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर वे प्रश्न हैं जो कभी न कभी किसी न किसी UPSC RPC एग्जाम पूछे गए हैं, इसलिए इन प्रश्नों को रट के चला जाना दोस्तों। ये कोई मजाक नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? तो ये त्रिपुरा राज्य की है। चकमा और हलमात जनजातियां त्रिपुरा की है दोस्तों। चकमा और हलमात जनजातियां, चकमा शरणार्थियों की समस्या भारत और बांग्लादेश में है क्योंकि जो चकमा शरणार्थी थे वो बांग्लादेश जब विस्थापित हो रहा था, जब बांग्लादेश का गठन किया गया था 1972 में, उस वक्त वहाँ से भागकर असम और भारत के उत्तरी पूर्व राज्यों में आकर के चकमा शरणार्थी बस गए थे। तो चकमा जनजाति ज़्यादातर भारत के त्रिपुरा राज्य में निवास करती है। उसके बाद में आगे बढ़ूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? ये प्रयाग को कहा जाता है। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? ये प्रयाग को कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद में आगे बढ़ूँ तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। यहाँ पे सतलज, व्यास, सेनाव, रावी और झेलम नदियाँ बहती है। सतलज, व्यास, सेनाव, रावी और झेलम नदियाँ बहती है यहाँ पर। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो यह नेहरू सेतु बिहार सोन नदी पर बना हुआ है।
नेहरू सेतु बिहार सोम नदी पर बना हुआ है। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ कौन सा है, तो यह इंडियन म्यूजियम कोलकाता, इंडियन म्यूजियम कोलकाता भारत की सबसे बड़ा म्यूजियम है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ूँ तो नेक्स्ट स्लाइड ये है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है पीरपंजाल रेलवे सुरंग, जिसकी लंबाई 11,215 किलोमीटर है। पीरपंजाल जो कि पीरपंजाल श्रेणी कश्मीर में स्थित है और ये सुरंग 11,275 मीटर लंबी है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन्स अलीपुर कोलकाता में है। जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। भारत का सबसे बड़ा केटी लिवरपूल कौन सा है, तो भारत की सबसे बड़ा केटी लिवरपूल है हावड़ा ब्रिज कोलकाता, हावड़ा ब्रिज कोलकाता भारत का सबसे बड़ा केटी लिवरपूल है। उसके बाद आगे बढ़ूं तो नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों कि भारत में सबसे बड़ी मीनार कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी मीनार कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1203 में बनाया था। हजारों जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़ करके बनाया था इस चोर ने। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा औरंगाबाद में है। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में है। सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा कौन सा है, तो सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में है। कहाँ है, रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ूँ तो इसमें सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों भारत में। इसको मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके कारण राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जैसे जिलों में पानी पहुंचाया गया है और यहाँ पर जहाँ पर खेती नहीं होती थी वहाँ पर खेती करना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ तो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ है सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों माजुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि माजुली द्वीप किस नदी पर अवस्थित है, तो माजुली द्वीप जो कि एक नदीय द्वीप है ये असम में स्थित है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है इसको, अरुणाचल प्रदेश में देवांग कहा जाता है, चीन में सांगपो कहा जाता है और जैसे ही बांग्लादेश में ये नदी प्रवेश करती है वहाँ पर जमुना कहा जाता है। और जब जमुना पद्मा में मिल जाती है, पद्मा गंगा को कहा जाता है बांग्लादेश में, जमुना और पद्मा मिलकर मेघना का निर्माण करती है। इस प्रकार इस स्लाइड में इस प्रकार यहाँ से 3-4 प्रश्न पटुक होते हैं दोस्तों, इनको याद कर लेना। सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है, सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह लद्दाख का पतन है। उसके बाद में सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है, सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट केचेडुल गोवा में है, सेंट केचेडुल गोवा में है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ूँ तो नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है कच्छ गुजरात दोस्तों। कच्छ गुजरात क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा जिला है। इसके बाद में पहले लेह जिला हुआ करता था लेकिन लेह जिले 2 में बट गया अब लेह और लद्दाख में, इसलिए शायद अब 2 नंबर पर राजस्थान का जैसलमेर जिला आ चुका है। और राजस्थान के जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल लगभग 38,401 वर्ग किलोमीटर है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, सबसे बड़ा उच्च गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल बांध है दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति वीर अभय अजनेय हनुमान हैदराबाद में है। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों और नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, ये लगता है सोनपुर बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला बनता है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है जो गंगा की सहायक है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, ये स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है जिसका निर्माण सिखों के चौथे गुरु अर्जुन देव जी ने करवाया था। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब। सबसे ऊंचा टावर कौन सा है, तो वो है पीलमपुरा का टावर। कौन सा टावर है दोस्तों, पीलमपुरा का टावर है। उसके बाद में डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां हैं जो ब्रंश घाटियों से बहती हुई अपना जल डायरेक्ट समुद्र में विसर्जित करती है जिसे जवाहर नदमुख कहा जाता है। और इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड है दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई और स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, वो है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। और भारत में कुल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत भाग गोंडवाना काल की कोयले से प्राप्त होता है, 98% भाग गोंडवाना कर्म के कोयले से प्राप्त होता है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचूं तो यहाँ पर है भारत में मिलने वाली गोंडवाना काल का कौन सा कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है, ये विटुमिनस प्रकार का कोयला है। भारत में 4 प्रकार के कोयला होते हैं, एंथ्रेसाइट, विटुमिनस, पीट और सबसे बड़ा विटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट और विटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, विटुमिनस, लिग्नाइट और
सिडोराइट 4 होते हैं दोस्तों। यूट्यूब इस प्रकार का कोयला भारत में सर्वाधिक मिलता है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी राजस्थान में 2 बार काटती है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है दोस्तों। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी के बीच बना हुआ विवाद है दोस्तों। इसके लिए न्यायाधिकरण बनाया गया है और कावेरी नदी जो न्यायाधिकरण है अनुच्छेद 262 के तहत बनाया गया है। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण गंगा दोस्तों यहाँ पर 2 प्रश्न है। एक दक्षिण गंगा है दोस्तों। दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? दक्षिण गंगा कहा जाता है एक तो दक्षिण की दोस्तों यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? क्वेश्चन का पेड़ है, कावेरी को कहा जाता है। और एक दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है दोस्तों। सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की गोदावरी नदी है, इसलिए इसे दक्षिणी गंगा कहते हैं। और दक्षिण की गंगा सबसे पवित्र नदी कावेरी नदी है, इसलिए दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। इन दोनों क्वेश्चनों को दोस्तों छाप कर रख लेना, स्क्रीनशॉट के लिए लेके रख लेना। हजारों बार प्रश्न पूछे गए हैं। और ये एक अक्सर जो दक्षिण की गंगा दक्षिण भारत की गंगा और एक दक्षिणी गंगा के नाम से पुकारे जाने 2 नदियां आप याद कर लेना। और आज की जो लास्ट क्वेश्चन है यह है जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी है? दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। भारत की सबसे प्रदूषित नदी है और भारत की पहला जो नदी घाटी परियोजना वह दामोदर नदी पर बनाई गई थी। टेनीसी नदी जो अमेरिका में बनाई गई थी उसके तत्वाधान में। और भारत की सबसे प्रदूषित नदी भी दामोदर नदी है। बंगाल का शोक भी दामोदर नदी है। और इस प्रकार दोस्तों आज के वीडियो का अंत करना चाहूँगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इस प्रकार की प्रश्न फॉर्म में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स जरूर लिखना। और जब तक वापस मिले नए वीडियो में तब तक दोस्तों अच्छे से रहना, सुखी से रहना और अपनी पढ़ाई में अपना ध्यान लगाकर पढ़ाई करते रहना। जय हिंद, जय भारत।